Bismillahirrahmanirrahim. Dear followers, our new topic is differential amplifiers. हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स। तो जैसे नाम से जाहिर है, जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स है वो एक इस तरह का एम्पलीफायर है जिसकी आउटपुट उसके इनपुट पे डिपेंड करती है और उसमें दो इनपुट्स होती हैं और वो जो दोनों इनपुट्स का डिफरेंस है उन दोनों इनपुट्स के डिफरेंस पे उसकी आउटपुट डिपेंड करती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब इसमें दो तरह की सिचुएशंस हैं या दो तरह से आप कह सकते हैं इसके मोड्स ऑफ ऑपरेशन हैं। पहले मोड ऑफ ऑपरेशन में दोनों इनपुट्स डिफरेंट होती हैं। ठीक है, जब वो दोनों डिफरेंट होती हैं तो उस सूरत में कहा जाता है कि ये डिफरेंशियल मोड ऑफ ऑपरेशन है। और अगर दोनों इनपुट सेम हों तो इसको कहा जाता है कॉमन मोड ऑफ ऑपरेशन। तो हम देखेंगे इस आगे चल के कि डिफरेंशियल मोड ऑफ ऑपरेशन से क्या मुराद है और कॉमन मोड ऑफ ऑपरेशन से क्या मुराद है, ये कैसे परफॉर्म करती हैं। यहाँ से सबसे पहले हम इसके बेसिक ऑपरेशन को देखते हैं और यहाँ फिगर 6.37 में एक बेसिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर दिखाया गया है। अगर आप गौर करें तो ये बेसिकली दो एम्पलीफायर्स को इकट्ठा किया गया है। लेफ्ट साइड पे जो आपका Q1 ट्रांजिस्टर है, इसके कलेक्टर पे रेजिस्टर RC1 है और इसको VCC प्रोवाइड की गई है। और इस जो ट्रांजिस्टर है इसकी बेस के ऊपर जो है वो AC इनपुट दी गई है और इसके कलेक्टर से जो है वो आउटपुट ली जा रही है और मीटर को जो है वो कॉमन किया गया है। तो लिहाजा ये क्योंकि मीटर कॉमन है और इनपुट बेस पे है और आउटपुट कलेक्टर पे है तो लिहाजा हम ये कहेंगे ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। बिल्कुल इसके सामने जो है वो दूसरा ट्रांजिस्टर Q2 मौजूद है और ये दोनों NPN ट्रांजिस्टर्स हैं और इसमें भी इनपुट जो है वो बेस पे दी जा रही है और आउटपुट कलेक्टर से ली जा रही है और कलेक्टर रेजिस्टर RC2 है और VCC सेट्स को कनेक्ट किया गया है और मीटर को दोनों के RE के साथ इन दोनों को कॉमन किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो इनपुट्स हैं हमारे पास और दो आउटपुट्स हैं और ज़रूरत के तहत हम आप देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करेगा। एक्सक्यूज मी, डिफरेंशियल एम्पलीफायर के ऑपरेशन को समझने के लिए हम अगली फिगर पे चलते हैं जो फिगर 6.38 है। फिगर 6.38 जो है इसके थ्री पार्ट्स हैं, पार्ट 1, 2 एंड 3, A, B एंड C। सबसे पहले यहाँ पे पहली जो सिचुएशन दी गई है उसके अंदर जो दोनों इनपुट्स हैं वो ग्राउंडेड हैं। हम सबसे पहले इस सिनेरियो को डिस्कस करेंगे कि जब दोनों इनपुट्स ग्राउंडेड हैं तो उस सूरत हाल में करंट्स के और वोल्टेजेस आउटपुट के बारे में क्या क्या होगा। अब आप याद रखें यहाँ पे एमीटर जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा गया है, यानी वो जीरो पे नहीं है, वो लेस देन जीरो पे है। और इसकी भी एक मखसूस वजह थी यहाँ पे, वो अभी आपको समझ आ जाएगी। अब आप याद रखें जो किरचॉफ वोल्टेज लॉज हम अप्लाई करते हैं, जितने भी हमारे जो सर्किट्स हैं, ट्रांजिस्टर के सर्किट्स हैं, तो हम अमूमन जो है वो एक लूप लेते हैं जो बेसिकली बेस और मीटर के माबेन होता है और दूसरा वो लेते हैं जो कलेक्टर और मीटर का कंबाइन होता है। ठीक है, तो अब आपको पता है जितना भी आपने इससे पहले लेक्चर्स लिए हैं एम्पलीफायर के, उसके मुताबिक जो आपकी बेस वोल्टेज होती है VB, आपकी बेस पे एक वोल्टेज है, आपके कलेक्टर पे एक वोल्टेज है और आपके एमीटर पे एक वोल्टेज है, जिसको VC, VB एंड VE कहते हैं। ठीक है, ये तीनों किसके इक्वल होती हैं? मैं इस एक दफ़ा वो रिपीट करता हूँ, उसको जहन में रखते हुए आपने इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर के ऑपरेशन को समझना है। ठीक है, जो आपके VC वोल्टेज होती है, जो कलेक्टर के ऊपर वोल्टेज होती है, ये इक्वल होती है VCC माइनस ICRC। यानी जो VCC की वोल्टेज है वो अगर तो करंट फ्लो कर रहा है तो वो ड्रॉप होगी अक्रॉस कैपेसिटर, कौन सा, कलेक्टर सॉरी कलेक्टर रेजिस्टेंस। तो लिहाजा वो उसमें ड्रॉप आएगा। फर्ज करें VCC की वैल्यू जो है वो
10 वोल्ट्स है और उसका रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होता है 6 वोल्ट, तो फिर आपकी जो VC हो जाएगी, VC कलेक्टर वोल्टेज वो 4 हो जाएगी, क्योंकि VCC माइनस ICRC क्या है वो इस केस में VCC माइनस आप उसको VC जो आप उसे बोलेंगे VC1, VC1 होगी IC1 इंटू RC1, ठीक है। तो वो ये हम नोट करेंगे कि हमारी VC क्या बनती है। इसी तरह से जो VB होती है, VB वो होती है जो हमने प्रोवाइड की हुई होती है, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमने VB 0 प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे VE, ये जो पॉइंट है ये VE का है, यानी मीटर वोल्टेज। मीटर वोल्टेज जो VE है वो हमेशा याद रखें वो VB माइनस VBE होती है, यानी ये जो फॉरवर्ड वॉइस जो क्या कहते हैं, ये जो फॉरवर्ड ड्रॉप होता है जंक्शन के क्रॉस में, बेस एमीटर जंक्शन के क्रॉस में, ये इसके इक्वल होती है। यानी कि VBE की वैल्यू क्या होती है 0.7 सिलिकॉन के केस में, तो VB की जो भी वैल्यू होगी उसमें से आप 0.7 माइनस कर दें तो वो वैल्यू जो बचेगी वो VE बन जाएगी। तो लिहाजा हमने तीनों केसेस में देखना है कि हमारे पास VB की वैल्यू क्या है। VB की वैल्यू वो होगी जो हम गिवन, जो हम देंगे, हम फैसला लेंगे। VE की वैल्यू वो होगी जो देंगे उसमें से 0.7 माइनस करके उसका ले लेंगे। और VC की वैल्यू जो है वो बेसिकली डिपेंड करेगी, क्योंकि VCC तो पहले से हमने अपनी तरफ से एक वैल्यू दी होती है और RC1 या RC जो भी होगा वो भी हमें वैल्यू पता होती है। तो ये असल में डिपेंड कर रही होती है कलेक्टर करंट पे। तो जितना कलेक्टर करंट होता है उस हिसाब से आपका इस रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप होता है, और जितना ये ड्रॉप होता है आप ये ड्रॉप इस मेन VCC से माइनस करें तो आपके पास VB पे आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप गौर करें इस पहली सूरत हाल में, ठीक है, तो ये आपका ये जो पॉइंट VE है यहाँ क्या वोल्टेज होगी, तो अगर यहाँ पे वोल्टेज 0 है, VB 0 है, तो माइनस VBE 0.7 माइनस करेंगे तो जवाब माइनस 0.7 आएगा। ये भी 0 पे है तो इधर से भी क्या होगा कि VB इस 0 से VB करेंगे 0.7 माइनस, तो ये भी 0.7, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास VE वाला पॉइंट है मीटर के ऊपर हमारे पास जो वोल्टेज है ये माइनस 0.7 वोल्ट है। अब आप ये गौर करें, ये इस जगह का पोटेंशियल माइनस 0.7 है और बेस का पोटेंशियल दोनों अतराफ में 0 है। तो इसका मतलब है कि अगर हम करंट के फ्लो को देखें, ये जो पिंक सिंबल्स दिखाए गए हैं करंट के फ्लो के, ये बेसिकली नॉन कन्वेंशनल करंट है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो है। जबकि अमूमन आप जब सर्किट पढ़ते हैं तो वो कन्वेंशनल करंट होता है और वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करता है, लेकिन ये वाला जो है ये नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल करता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लिहाजा आप ये देखें ये जगह माइनस 0.7 है, ये 0 है, तो ये माइनस में हैवियर है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से 0 की तरफ जाएंगे। और क्योंकि ये दोनों की बेस 0 है, दोनों के लिए ये पॉइंट 0.7 है, दोनों ट्रांजिस्टर कहते हैं हमने जो बनाए एक ही प्रोसेस एक ही मटेरियल से बनाए कि वो बिल्कुल उनके प्रॉपर्टीज एक जैसी हों। तो इस वजह से जो करंट फ्लो करेगा दोनों तरफ में एक जैसा करेगा, जितना E1 होगा IE1 उतना ही IE2 होगा, और ये बेसिकली वो वाला करंट जो इस RE से फ्लो करेगा उसके दो इससे बराबर हो जाएंगे। यानी जो RE से करंट फ्लो कर रहा है उसके टू पार्ट्स करें, हाफ IE1 बन के इधर जाएगा, हाफ IE1 बन के IE2 बन के इधर जाएगा। तो आपको पता है कि ये दोनों इक्वली फ्लो करेंगे और ये फ्लो जरूर करेंगे क्योंकि ये यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और वो जीरो का कम है, लिहाजा ज्यादा से कम की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो जब IE1 फ्लो करेगा तो तकरीबन उसके इक्वलेंट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल IC1 भी फ्लो करेगा, क्योंकि हमें पता है IE अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है IC के। और इसी तरह अगर IE2 फ्लो करेगा तो अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल IC2 भी फ्लो करेगा। तो इन दोनों सूरतों में मुनासिब से मीटर करंट भी होगा, क्योंकि इतना ज्यादा फर्क भी नहीं है वोल्टेज का, 0.7 से 0 की तरफ कितना एक प्रेशर होगा। मुनासिब सा मीटर करंट होगा, मुनासिब सा कलेक्टर करंट होगा, और मुनासिब कलेक्टर करंट दोनों तरफ में एक जैसे होंगे। मुनासिब से कलेक्टर करंट इस रजिस्टर के अक्रॉस में मुनासिब सा वोल्टेज ड्रॉप करवाएगा।
तो लिहाजा जो VCC की वैल्यू होगी उसमें से मुनासिब सी वैल्यू यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी और बाकी रिमेनिंग आपको इधर भी शो हो रही है, इधर भी शो हो रही है। अब क्योंकि 0.7 भी पॉइंट सेम है, ये दोनों के लिए बेस भी दोनों के ग्राउंड हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज भी सेम है, दोनों कलेक्टर रेजिस्टेंसेस भी सेम है, दोनों के लिए ऊपर VCC सेम है, लिहाजा हम कहेंगे IE1 तकरीबन इक्वल होगा IE2 के और IC1 भी इक्वल होगा IC2 के, इसी तरह VC1 भी इक्वल होगा VC2 के। आप देख सकते हैं कि ये फ्लो कर रहे हैं। अब हम दूसरी सिचुएशन को देखेंगे जिसमें हम दूसरे ट्रांजिस्टर को की बेस को तो पहले की तरह ग्राउंड रख रहे हैं, लेकिन पहले की ट्रांजिस्टर की बेस को हमने क्या कर दिया है, एक पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया है। मैं उसको मिसाल देता हूं कि फर्ज करें हमने 3.7 वोल्ट यहां प्रोवाइड कर दिया है। अब अगर फिगर बी में देखा जाए तो फिगर बी में जो है वो Q1 पे जो है वो इनपुट प्रोवाइड की गई है, लेकिन Q2 को स्टिल ग्राउंड किया गया है। यानी कि अब डिफरेंशियल इनपुट है, यानी कि एक पे आपने कोई पॉजिटिव सप्लाई दी है वोल्टेज की और दूसरे पे नहीं दी, जबकि पहले केस में दोनों को ग्राउंड किया हुआ था, लिहाजा सिमिलर आपने एक ही आप क्या कह रहे हैं कि आप सप्लाई दे रहे हैं, यानी दोनों को ग्राउंड किया हुआ है। तो यहाँ डिसिमिलर है, डिफरेंट है, और यहाँ पे Q1 पे पॉजिटिव प्रोवाइड किया गया है और Q2 पे को ग्राउंड किया गया है। तो अगर बिल फर्ज अगर हम ये इमेजिन करें कि यहाँ फर्ज करें 3.7 वोल्ट प्रोवाइड किया गया है, तो हमने पहले भी बोला था कि जो बेस की वोल्टेज होती है माइनस VBE वही एमीटर की वोल्टेज होती है। ठीक है, तो बेस की वोल्टेज पहले 0 थी, तो माइनस 0.7 किया तो वो माइनस 0.7 ही रहेगी, और ये दो केस दोनों तरफ के लिए बराबर था। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये 3.7 वोल्ट यहाँ प्रोवाइड किया गया है, तो माइनस 0.7 यहाँ माइनस होगा, BE वोल्टेज जो VBE है, तो यहाँ VB माइनस 0.7 वोल्टेज यहाँ मीटर पे अप्लाई होगी। तो यहाँ पे फर्ज करें यहाँ 3 वोल्ट जो है वो मीटर पे वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे नीचे नेगेटिव सप्लाई है, ठीक है, और वो यकीनी तौर पर जो है ये जो है वो मोर नेगेटिव होगी देन दिस 3 वोल्ट। तो अब करंट ने, हम यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, हम जब करंट फ्लो की बात करते हैं तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात करते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपको पता है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव वो फ्लो करेंगे और उनकी टेंडेंसी यही होगी। ठीक है, तो ये नेगेटिव जो पोटेंशियल है ये इलेक्ट्रॉन्स को एक पुश प्रोवाइड करेगा। आप समझे कि ये जो नेगेटिविटी है ये इलेक्ट्रॉन्स को एक धक्का दे रही है, और ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है ये इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ से एक पुश है और ऊपर से एक पुल है, नीचे से धक्का दिया जा रहा है और ऊपर से खींचा जा रहा है। रास्ते दो हैं, तो किस रास्ते को इख्तियार करेगा करंट? अगर वापस पहले की बात की जाए तो वहाँ पे पुश जो था वो एक ही था और पुल भी एक ही था, और रास्ते की तमाम चीज़ें भी हमने एक जैसी कर ली थी। यानी हमने ये कहा कि दोनों कलेक्टर रेजिस्टेंस भी बिल्कुल बराबर हैं, और हमने ये कहा कि हत्ता कि जो आपको पता है कि ये बड़ा मुश्किल है, आइडियली एक्चुअली बहुत मुश्किल है कि आप बिल्कुल दो ऐसे ट्रांजिस्टर्स आपके पास हों जो हर तरह से उनकी प्रॉपर्टी सेम हो जाए, क्योंकि वेफर से, सिलिकॉन वेफर से जब ये बनाए जाते हैं तो थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस रह ही जाता है। लेकिन अगर आप तसव्वुर करें कि ये आपके दोनों ट्रांजिस्टर भी बिल्कुल सेम हैं, कोई फ़र्क नहीं है, रजिस्टर भी सेम है, तो फिर उस सूरत में यही बात चली थी कि दोनों रास्ते इक्वली ऑफर करेंगे पैसेज को करंट के, और करंट जो है वो इक्वली डिवाइड होगा, यानी IE1 इज इक्वल टू IE2 होगा, इसी तरह IC1 इज इक्वल टू IC2 होगा। और आप देख सकते हैं कि दोनों करंट्स जो हैं वो बिल्कुल हाफ होके जाएंगे, और हमने यही कहा है कि जब करंट जो है वो हाफ होके जाएंगे तो बेसिकली दोनों के जो कलेक्टर्स हैं उन पे वोल्टेजेस भी बेसिकली हाफ ही रहेंगी। ये आप देख सकते हैं क्योंकि रेशो बराबर है। जबकि यहाँ अब आप जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ होगी या दोनों रास्तों के लिए, और हमने ये देखना है कि जो करंट फ्लो करके इस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VEE से
इस पॉजिटिव VCC तक जो पहुंचेगा तो वो क्या वो इक्वली जाएगा? अब लगता नहीं है इक्वली जाएगा, क्योंकि इधर हमने बेस पे वोल्टेज प्रोवाइड कर दी है पॉजिटिव, और इस तरफ दाएं तरफ हमने दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए बेस पे हमने को ग्राउंड कर दिया है, उसे हमने जीरो पोटेंशियल दिया हुआ है। तो अब रास्ते एक जैसे नहीं रहेंगे, और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड में करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो करेगा और राइट साइड में करंट थोड़ा फ्लो करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में मीटर करंट जो है यहाँ से फ्लो करेगा। आपको पता है मीटर करंट जो फ्लो करेगा उसी का माइनर सा पार्ट जो है वो बेस की तरफ जाएगा, और बाकी तकरीबन हम जिसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल पार्ट कहते हैं वो कलेक्टर करंट की सूरत इख्तियार कर लेगा। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे अब जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं ये ज़्यादा इनवाइट करेंगे करंट्स को, कि करंट जो है वो बेसिकली Q1 वाले ट्रांजिस्टर के जरिए, यानी IE1 जिसको आप बोलेंगे, उसकी जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, और IE1 की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से IC1 की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बरक्स जो है वो यहाँ पे IE2 की वैल्यू बहुत थोड़ी होगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंसेस जो हैं वो बिल्कुल ही चेंज्ड हैं, और IE2 की वैल्यू जो है हम कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है IC2 के, क्योंकि हम आपको पता है कि हम एमिटर करंट को कहते हैं कि ये तकरीबन जो है कलेक्टर करंट के बराबर होता है। तो अगर इसका मीटर करंट 1 का ज़्यादा है तो कलेक्टर करंट भी ज़्यादा, और अगर इसके मीटर करंट राइट वाले का थोड़ा है तो इसका कलेक्टर करंट भी थोड़ा होगा। अब कलेक्टर करंट इसका मतलब है कि 1 में कलेक्टर करंट ज़्यादा है और 2 में कलेक्टर करंट कम है। तो आपको पता है कि हमारा जो VC यानी कलेक्टर वोल्टेज है, जो हमने यहाँ वोल्ट मीटर पर अप्लाई किए हुए हैं, मैं इसके आउटपुट को नहीं डिस्कस कर रहा, मैं इसके रीज़न पे आके फिर इसके आउटपुट पे बात करूँगा। और ये जो कलेक्टर वोल्टेज है ये बराबर है VCC माइनस ICRC। ठीक है, तो VCC तो मखसूस है, वो तो दोनों के लिए एक जैसी है, लेकिन जब IC की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इस रजिस्टर के अक्रॉस में ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा ड्रॉप होने की वजह से VCC माइनस ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, और रिजल्टेंट वोल्टेज जो है वो थोड़ी रह जाएगी। और आप देख सकते हैं कि इस वोल्ट मीटर पे VC1 बड़ी थोड़ी दिखाई दी है। उसकी वजह ये है कि जब कलेक्टर करंट बढ़ जाता है तो कलेक्टर रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाता है, और रिमेनिंग वोल्टेज हमारे पास थोड़ी रह जाती है। ये रिमेनिंग वोल्टेज जो VC1 है ये इक्वल है VCC माइनस IC1 RC1। तो IC1 के बढ़ने से जो ये कलेक्टर रजिस्टर के क्रॉस में ड्रॉप है वो बढ़ गया है, और हमारे पास रिमेनिंग वोल्टेज जो यहाँ पहुंची है वो थोड़ी हो गई है। उसके बरक्स जब हम 2 वाली स्टेज पे बात करें, दूसरी तरफ बात करें, तो यहाँ पे IC2 की वैल्यू थोड़ी है, क्योंकि हमने कहा है कि एमीटर की वैल्यू यहाँ पे थोड़ी है। तो जब IC2 की वैल्यू कम होगी तो यहाँ पे भी सेम इक्वेशन लगेगी VCC माइनस IC2 RC2। तो IC2 की वैल्यू कम होने की वजह से कलेक्टर रजिस्टर के अक्रॉस में ड्रॉप थोड़ा होगा, तो लिहाजा टोटल में से थोड़ा माइनस होगा और रिमेनिंग ज़्यादा रह जाएगा। दैट्स वाई जो हमारा ये दूसरा ट्रांजिस्टर है इसके कलेक्टर की वोल्टेज देखें, मीटर जो है वो ज़्यादा बता रहा है। ठीक है, तो लिहाजा ये ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। और फिर मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि कलेक्टर करंट्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पे ज़्यादा और राइट साइड पे कम था। वो इस वजह से कि लेफ्ट साइड पे मीटर वोल्टेज ज़्यादा थी, मीटर करंट ज़्यादा था, और राइट साइड पे कम था। और आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा बेस मीटर जंक्शन होता है ये फॉरवर्ड बाइस होता है। अगर फ़र्ज़ करें ये वो प्लस VB जो है ये 3.7 वोल्ट है, तो ये 3.7 वोल्ट से ऊपर उसको खींचेगा मीटर करंट को, और ये जो बेस ज़्यादा मीटर करंट भी बढ़ेगा जब बेस करंट बढ़ेगा, क्योंकि बेस करंट पे डिपेंड कर रहा होता है आपका कलेक्टर करंट और मीटर करंट। ठीक है, क्योंकि आपके ट्रांजिस्टर के अंदर या इसके अंदर जो कलेक्टर करंट है वो हमेशा डिपेंड करता है बेस करंट के ऊपर। कलेक्टर करंट या आप कह सकते हैं तकरीबन मीटर करंट भी, क्योंकि कलेक्टर करंट और मीटर करंट के तकरीबन बराबर होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि मीटर करंट जो है वो बेस करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, या कलेक्टर करंट जो है वो बेस करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि जो कलेक्टर करंट होता है ये इक्वल टू होता है बीटा IB के, यानी जो बेस का करंट होगा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो लिहाजा अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेस के जो वोल्टेज है ये 3.7 से खींच रही है, और यहाँ से अगर नेट रिजल्ट में फ़र्ज़ करें
यहाँ से 7 वोल्ट का जो नेट रिजल्ट जा रहा है, तो अगर ये 7 वोल्ट का पुश है यहाँ से, और यहाँ से 3.7 वोल्ट से वो खींच रहा है, तो ये जाहिर है यहाँ पुश भी है और ऊपर से खींच भी रहा है, तो लिहाजा इस तरफ ज़्यादा जाएगा। यहाँ तो पुश है लेकिन यहाँ से वो खींच को ही नहीं रहा क्योंकि ज़ीरो है, वो बिल्कुल आराम से बैठा है, वो ना धक्का दे रहा है और ना पुश कर रहा है ना पुल कर रहा है। तो लिहाजा डेफिनेट बात है कि इस तरफ इन्विटेशन ज़्यादा है, ये पॉजिटिव है, ये एक एनोड है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरफ ज़्यादा भागे जाएंगे और इस तरफ थोड़े जाएंगे। दैट्स वाई मीटर करंट पहले का जो है ज़्यादा हो जाएगा और रिजल्टेंटली जो है वो IC1 भी ज़्यादा हो जाएगा, और इसमें मीटर करंट जो है वो डेफिनेटली थोड़ा होगा, थोड़ी उसको वेलकम किया जा रहा है, तो लिहाजा कलेक्टर करंट भी थोड़ा होगा। और इसके थोड़े होने का फ़ायदा ये हो गया कि कलेक्टर वोल्टेज हमारे लिए ज़्यादा हो गई है और दूसरे में कम हो गई है। अगर हम इस चीज़ को उल्टा करके करें और वो ऐसे कि हम 1 को ग्राउंड कर दें और 2 को जो है वो VVV दे दें, तो बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट्स होंगे जो बिल्कुल ही एक तरह से रेप्लिका हो जाएंगे। लेफ्ट साइड के रिजल्ट राइट साइड पे और राइट के लेफ्ट पे आ जाएंगे, और इस सूरत हाल में फर्स्ट का जो एमीटर करंट है वो कम हो जाएगा और रिजल्टेंटली कलेक्टर करंट कम हो जाएगा, और रिजल्टेंटली इस रजिस्टर के अक्रॉस कलेक्टर रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप भी कम हो जाएगा, और ड्रॉप कम होने की वजह से ज़्यादा जो है वैल्यू रिमेनिंग रहेगी, और देखें VC1 ज़्यादा हो जाएगा। और इसी तरह से 2 के केस में मीटर करंट कम हो जाएगा, सॉरी मीटर करंट ज़्यादा हो जाएगा, और इसके साथ ही साथ कलेक्टर करंट भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा कलेक्टर करंट जो है वो कलेक्टर रजिस्टर के क्रॉस ज़्यादा ड्रॉप करवाएगा, और ज़्यादा ड्रॉप होने से VCC की वैल्यू ज़्यादा जो है ड्रॉप हो जाएगी और रिमेनिंग वैल्यू थोड़ी रह जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो आपने इनपुट एक साइड पे दी और दूसरी साइड से आपको एक हेल्दी आउटपुट मिल गई है। तो ये डिफरेंशियल का आपने थोड़ा ऑब्जर्व किया है। अब हम जो है मोड्स पे बात करते हैं कि अभी हमने जो ऊपर एग्जांपल की है या जो दोनों फिगर्स बताई हैं, इसमें बेसिकली वो दोनों मोड्स आ गए हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सेपरेट करके इसका एक और पहलू है हम उस पर बात करते हैं। वो पहलू ये है कि उसमें जो दो सिचुएशंस हैं, उसमें पहली है कि सिंगल एंडेड डिफरेंशियल इनपुट। सिंगल एंडेड डिफरेंशियल इनपुट का मतलब ये है कि हम एक जो ट्रांजिस्टर है, अब हमारे पास याद रखें दो ट्रांजिस्टर हुआ करेंगे Q1 और Q2, तो सिंगल एंडेड में यह है कि या Q1 पे इनपुट दो और Q1 की बेस पे इनपुट दो और Q2 की बेस को ग्राउंड कर दो, और या दूसरा तरीका यह है कि आप Q1 की बेस को ग्राउंड करो और Q2 की बेस को जो है वो आप इनपुट दे दो। तो उस सूरत हाल में जो हमारे पास रिजल्ट आता है, जो सिचुएशन बनती है, हम उसको कहते हैं कि ये सिंगल एंडेड डिफरेंशियल इनपुट है। तो उसमें एक दिलचस्प बात है जो आगे फिगर में आ रही है, वो मैं आपको बताता चलूँ। केस 1 देखते हैं जिसमें हम Q1 की बेस को इनपुट सिग्नल दे रहे हैं और ये AC इनपुट सिग्नल है, और Q2 की बेस को हमने ग्राउंड कर दिया है। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर आप रजिस्टर 1 जो है ट्रांजिस्टर 1 की तरफ गौर करें, तो आपने इनपुट जो है वो कहाँ पे दी है, इसकी बेस पे इनपुट दी हुई है, और आपने इसके कलेक्टर से आप इसकी आउटपुट ले रहे हैं। तो जब इनपुट बेस पे दी जाती है और कलेक्टर आउटपुट जो है वो कलेक्टर से ली जाती है, तो हम इसको कॉमन मीटर एम्पलीफायर कहते हैं। और आपको पता है कि कॉमन मीटर एम्पलीफायर जो है वो वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, उसका वोल्टेज गेन होता है, लेकिन उसकी आउटपुट इन्वर्टेड होती है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने इनपुट दी है वो आउटपुट पे अगर देखी जाए, उसको ऑब्जर्व किया जाए, तो उसके नतीजे में आने वाली आउटपुट जो है वो एम्पलीफाइड है, नंबर 1। नंबर 2 आप देख सकते हैं कि वो इन्वर्टेड भी है। जब इसका क्रस्ट आता है तो उसका ट्रफ आता है, जब इसका ट्रफ आता है तो उसका क्रस्ट आता है, और एग्जैक्टली 180 डिग्री का इसमें शिफ्ट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ट्रांजिस्टर 1 है ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में है, इनपुट बेस पे है और आउटपुट कलेक्टर पे है। तो जो हमारा Q2 है ये किस कॉन्फ़िगरेशन में है, ये गौर करें। तो आप देख सकते हैं कि इसकी बेस ग्राउंड है, इसकी बेस ग्राउंड है, और इसके जो एमिटर होगा, पहले का जो एमिटर है वो दूसरे के साथ कॉमन है, ठीक है। तो लिहाजा Q2 की जो इनपुट है वो एमिटर के रास्ते जाएगी, ठीक है। और आपको इस बात का पता है, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जब भी हम बेस पे कोई वोल्टेज देते हैं तो एमिटर पे वही वोल्टेज चली जाती है, जैसा कि कॉमन कलेक्टर को हम एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं। कॉमन कलेक्टर को एमिटर फॉलोअर इसलिए कहते हैं कि जो वोल्टेज हम बेस पे देते हैं वही एमिटर पे चली जाती है,
उस हिसाब से जो वोल्टेज हमने यहाँ पहले की बेस पे दी थी वही वोल्टेज जो है उस पहले के कलेक्टर पे भी चली गई है, मीटर पे चली गई है। तो अगर वो पहले के मीटर पे गई है तो वो दूसरे के मीटर पे भी है, क्योंकि मीटर दोनों के कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि यही V1 जो है ये यहाँ पे VE की शक्ल में वही सेम यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो लिहाजा Q2 की इनपुट एमिटर से जाएगी और Q2 की आउटपुट कलेक्टर पे आएगी, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कॉमन बेस होगी क्योंकि बेस हमने कॉमन की हुई है। सो Q1 जो है वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में है और Q2 जो है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में है। और हमें याद रखना चाहिए कि यहाँ तीनों कॉन्फ़िगरेशंस का अपना एक आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है। कॉमन मीटर की वजह से आउटपुट हमें एम्पलीफाइड मिली लेकिन इन्वर्टेड मिली, और कॉमन बेस की वजह से हमें इनपुट जो है आप देखें जो थी हमारी आउटपुट एम्पलीफाइड भी मिली और नॉन इन्वर्टेड मिली। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्रस्ट के साथ क्रस्ट, ट्रफ के साथ ट्रफ, तमाम जो फेज एंगल्स हैं वो बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है। 0, 90, 180, 270, 360 सारे के सारे आप देख सकते हैं कि इन फेज हैं पॉइंट्स। तो अब ये दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे हमें इस पूरे सेटअप के अंदर डिफरेंशियल ऑपरेशन के अंदर हमें इन्वर्टेड एम्पलीफाइड आउटपुट भी मिल गई है और नॉन इन्वर्टेड एम्पलीफाइड आउटपुट भी मिल गया है। तो हमें जिस तरह से जो रिक्वायर्ड होगी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं रिपीट कर दूं, इस सेटअप के अंदर पहला ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, लिहाजा आउटपुट एम्पलीफाइड है और इन्वर्टेड है। और जो दूसरा है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में है, उसमें आउटपुट एम्पलीफाइड है बट नॉन इन्वर्टेड है, ठीक है, इन फेज है। यही चीज अगर आप जो है वो रिवर्स कर दें, यानी इनपुट आप जो है वो Q2 को पे ले आएँ और Q1 की बेस को आप ग्राउंड कर दें, उस सूरत हाल में सारे रिजल्ट्स जो हैं वो आप राइट के लेफ्ट और लेफ्ट के राइट में शिफ्ट कर सकते हैं और कोई फ़र्क नहीं है। इस सूरत में Q1 जो है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा और अपने मीटर वाली इनपुट को कलेक्टर पे आउटपुट शो करेगा और एम्पलीफाई भी करेगा और इन्वर्ट भी नहीं करेगा। और जो Q2 है वो कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा और वो बेस पे दी जाने वाली इनपुट को कलेक्टर पे एम्पलीफाई भी करेगा बट इन्वर्ट करके आउट ऑफ फेज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज करके शो करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ बेहतर समझ आ गई होगी। अब हम दूसरे केस को देखते हैं। पहले केस में ये था कि एक इनपुट पे हमने एसी सिग्नल दिया और दूसरी को ग्राउंड रखा है, दूसरी पे नहीं दिया। तो अब जो दूसरी सिचुएशन है, दूसरा केस है या दूसरा मोड ऑफ ऑपरेशन है वो है डबल एंडेड डिफरेंशियल इनपुट्स। डबल एंडेड से मुराद ये है कि दोनों हिस्सों को आप दे रहे हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है। यहाँ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और ये है कि यहाँ पे हम दोनों इनपुट्स पे एक ही वक्त पे इनपुट देते हैं, लेकिन ये जो इनपुट है इसकी जो वोल्टेज का सिग्नल है वो सेम होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसके अंदर दोनों सिग्नल 180 डिग्री आउट ऑफ फेज प्रोवाइड किए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों इनपुट्स दी गई हैं, V1 पे जो इनपुट है वो पहले देखें 0 टू पाई पॉजिटिव जा रही है, फिर अगला हाफ जो है वो नेगेटिव हो रही है, जबकि यहाँ पे पहला हाफ नेगेटिव है, दूसरा हाफ पॉजिटिव है। तो देखें 180 डिग्री जो है वो आउट ऑफ फेज सिग्नल दिए जा रहे हैं। तो अब हमने करना क्या है कि इन दोनों ने अपना नेट रिजल्टेंट इफेक्ट देना है और इनके नेट रिजल्टेंट इफेक्ट्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम एक का इफेक्ट देख लें, फिर दूसरे का देख लें और फिर दोनों के इफेक्ट्स को हम जमा कर देंगे, ठीक है। तो अगर सिर्फ पहले वाले इफेक्ट को देखें जिस असूल से हमने अभी सिंगल इनपुट को पढ़ा है, तो हम फर्ज करें सोचें कि पहले वाले मौजूद है और दूसरा ग्राउंड है। तो पहले वाले का रिजल्ट आपको पता है क्या है, पहले में पॉजिटिव वेव पहले आती है फिर वो नेगेटिव जाती है, ठीक है। तो पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, तो क्या होगा कि पहले के कलेक्टर पे तो इन्वर्ट होके करेगी, कॉमन एमिटर है तो वह इन्वर्ट होके एम्पलीफाई हुई, तो पहले नेगेटिव ने ग्रो किया बाद में पॉजिटिव ने ग्रो किया और एम्पलीफाई हुई है। और जबकि ऑपोजिट क्या होगा, हमें पता है कि वो इसी का इन्वर्टेड हो जाएगा क्योंकि ये कॉमन बेस है। तो यहाँ पे पहले पॉजिटिव ग्रो करेगी देन नेगेटिव करेगी। तो अब आप याद रखें कि जो पहला लेफ्ट साइड पे जो पहले Q1 को जो इनपुट दी गई है उसके नतीजे में जो आउटपुट है
वो लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है और राइट पे पॉजिटिव है, यानी सॉरी पहले नेगेटिव देन पॉजिटिव और ये पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव। अब हम अलग से इस इनपुट को देखते हैं जो पहले से ही नेगेटिव पहले दी जा रही है और बाद में पॉजिटिव, तो इसका रिजल्ट अपनी साइड पे तो इन्वर्ट होके हो जाएगा, आउट ऑफ फेज आएगा एम्पलीफाइड। तो देखें नेगेटिव पॉजिटिव हो गई है और पॉजिटिव नेगेटिव हो गई है, और अपोजिट पे जो है वो सेम यही एम्पलीफाई हुई है, यानी पहले नेगेटिव थी तो नेगेटिव ही एम्पलीफाई हुई, तो पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव ही एम्पलीफाई हुई। अब अगर आप गौर करें तो ये दोनों मैच कर रही हैं, मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं इनको एक ही पेज पे दोनों को लाऊं। आप देखें लेफ्ट साइड को देखें नेगेटिव पॉजिटिव, लेफ्ट साइड को देखें नेगेटिव पॉजिटिव, इसी तरह राइट साइड को देखें पॉजिटिव नेगेटिव, राइट साइड को देखें पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, और जब आप इन दोनों के इफेक्ट को जमा करेंगे तो ये देखें ये वन वाली साइड की दोनों इनपुट्स जो हैं या दोनों आउटपुट्स जो हैं वो क्या करेंगी, आपस में एक दूसरे को मज़ीद बढ़ा रही हैं, और एम्पलीफिकेशन देखें मज़ीद बढ़ गई है। अब हमारी 2 VP हो गई है, पीक वोल्टेज डबल हो गई है, यहाँ जो पीक वोल्टेज थी उससे 2 गुना हो गई है क्योंकि जमा हो गई हैं दोनों, तो यहाँ पे भी 2 गुना हो गई हैं, जमा हो गई हैं। तो लिहाजा आप देखें ये खुद से जान के दोनों इनपुट्स जो हैं वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज देने का फ़ायदा ये हुआ कि हमारी जो आउटपुट थी दोनों के रिजल्ट में वो सेम जो है वो ऐड हुई हैं, और सेम ऐड होने से आप देखें इस सूरत हाल में हमें जो आउटपुट मिल रही है वो पहले से 2 गुना मिल रही है, डबल एम्पलीफिकेशन हो गई है। और अब यहाँ पे भी हम चाहें तो हम जो है इन फेज सिग्नल आउट फेज जो भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आ गया कॉमन मोड इनपुट्स, ठीक है। कॉमन मोड इनपुट्स ये यानी आप एक तरह से समझेंगे तीसरी सूरत हाल है। पहली सूरत हाल क्या है कि एक साइड इनपुट दो और एक साइड ना दो। दूसरी सूरत हाल क्या है कि दोनों पे दो लेकिन आउट ऑफ फेज करके दो। और तीसरी सूरत हाल ये है कि दोनों पे दो और दोनों इन फेज दो। आप देखें तीसरी सूरत हाल है क्रस्ट पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पहले पॉजिटिव, बिल्कुल सेम सिग्नल इन फेज सिग्नल। तो अब आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि अगर ये दोनों अपोजिट आउट ऑफ फेज करके दिए थे तो रिजल्ट सेम आए थे, जमा हो गए थे। और अब अगर हम दोनों सेम देंगे तो रिजल्ट जो है वो अपोजिट आ जाएंगे, और अपोजिट रिजल्ट आने की वजह से वो रिजल्ट डेफिनेटली कैंसिल हो जाएंगे। और आप देखें यही हो रहा है यहाँ, उसने पहले से पैदा होने वाली सूरत हाल को बयान किया है मैं इसका अब तफसील से नहीं बोलूँगा, ये पहले मैं कर चुका हूँ। तो इसमें आप देखें कि जो वेव है और उसके दूसरे के नतीजे में जो पैदा होने वाला रिजल्ट है वो बिल्कुल अपोजिट है। ये देखें लेफ्ट साइड पॉजिटिव देन नेगेटिव, जबकि यहाँ नेगेटिव देन पॉजिटिव। राइट साइड को देखें तो पहले नेगेटिव देन पॉजिटिव, यहाँ देखें तो पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव, बिल्कुल अपोजिट है। और देखें ये रिजल्ट जब दोनों इनपुट्स को हमने जमा करके ऑब्जर्व किया तो ये क्या कर रही हैं, कैंसलेशन कर रही हैं, ये कैंसिल कर देंगी। क्रस्ट पे ट्रफ आएगा सेम वैल्यू का तो ये दोनों का इफेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा। जबकि पहले क्रस्ट पे क्रस्ट ट्रफ पे ट्रफ आया था, वहाँ एडिशन हो गया था वेव का, यहाँ वेव्स ऐड हो गई थी, सिमिलर होने की वजह से ऐड हो गई थी, और हमारी जो पीक वोल्टेज थी वो डबल हो गई थी, दोनों का सम बन गई थी, डबल हो गई थी। और जबकि यहाँ पे कैंसल आउट हो गई हैं दोनों, क्रस्ट पे ट्रफ ट्रफ पे क्रस्ट आया है, तो ये देखें कि इनका इफेक्ट ही कैंसिल हो गया है। इस सूरत हाल को कॉमन मोड इनपुट्स कहते हैं। कॉमन मोड इनपुट्स का मतलब है कि दोनों तरफ आपने इनपुट्स दी भी हैं और दोनों इनपुट्स हर हवाले से उनकी फेज फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड सब कुछ सेम है। जब आपके दोनों इनपुट्स का फेज फ्रिक्वेंसी फेज सब कुछ सेम हो जाएगा, वोल्टेज सेम हो जाएगी, तो उस सूरत में क्या है कि ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, उनका इफेक्ट बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारे रिजल्ट निकला है और रिजल्ट कुछ इस तरह से है कि रिजेक्ट हो गए हैं दोनों सिग्नल्स। इसका मतलब ये है कि अगर इनपुट्स दोनों ऐसी हों कि बिल्कुल सेम हों और वो दोनों पे दे दी जाएं तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो यहाँ जो एक हमें परेशानी है कि ये सब कुछ ज़ीरो हो गया, वहाँ एक खुशी की बात है। खुशी की बात यह है कि अगर आपके पास कोई नॉइज़ है, कोई नॉइज़ का सिग्नल है, आप वो दोनों तरफ दे दो। अगर दोनों तरफ वो सिग्नल नॉइज़ दोनों में जाएगी और सेम जाएगी तो कैंसिल आउट हो जाएगी। हम अपनी मर्जी का सिग्नल डिफरेंट करके देंगे, नॉइज़ जो है वो सेम होगी, लिहाजा वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो लिहाजा ये जो हमें रिजल्ट मिला है इसको कहते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन। इस फिनोमिना को कहते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन। और इसमें क्या है कि जब डिफरेंशियल एम्पलीफायर में दोनों इनपुट्स पे सेम जो है वो आप सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, और ऐसा सिग्नल कि जिसका एम्पलीट्यूड भी सेम हो और जिसकी फेज फ्रीक्वेंसी भी सेम हो,
सब कुछ सेम हो, तो ये उसको आउटपुट पे 0 कर देता है, क्योंकि आपने देखा कि कैसे वो एक दूसरे के ऊपर ला के उसको क्रॉस पे क्रॉस ला के कैंसिल आउट कर देता है। तो लिहाजा ये एक जो है इसकी जो एक बेनिफिट है कि कॉमन मोड से आप रिजेक्शन से जो अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं जिसको हम नॉइज़ बोलते हैं, उस तरह के सिग्नल से छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर नॉइज़ जो है वो हमारे वांटेड सिग्नल में घुसकर उसके रिजल्ट्स को मुतासर कर देती है। लेकिन ये एक ऐसा सेटअप है जिसमें नॉइज़ तो अगर वहाँ मौजूद है तो वो तो इक्वल होगी। तो एक जैसी नॉइज़ जब दोनों इनपुट्स पे जाएगी तो नॉइज़ तो कैंसल हो जाएगी, लेकिन हमारा सिग्नल क्योंकि हम देंगे डिफरेंट वो एम्पलीफाई हो जाएगा। तो वांटेड सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई हो जाएगा और जो अनवांटेड है या नॉइज़ है वो कैंसल आउट हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो हमें इससे एक बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये जो टर्म है यहाँ से ये जो रेशो है ये आई है, जिसको कहते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। एक्सक्यूज मी। अब ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो कहती क्या है? कहती है कि इन आइडियल केस जब भी आप कोई डिफरेंशियल इनपुट देते हैं, यानी अपनी मर्जी की कोई इनपुट देते हैं और वो आउट ऑफ फेज करके देते हैं दोनों पे, तो दोनों इनपुट्स पे, तो उसका रिजल्ट जिसको हम डिफरेंशियल इनपुट कहते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। वो आपने अभी देखा है कि वो किस तरह वो ऐड अप होके किस तरह एम्पलीफाई हो गया है। तो आइडियली उसकी एम्पलीफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। जबकि जब हम कॉमन मोड देते हैं, यानी कॉमन मोड में हम नॉइज़ को ले रहे हैं, अनवांटेड सिग्नल को ले रहे हैं, तो जब कॉमन मोड देते हैं तो कॉमन मोड जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, 0 हो जाता है, तो आउटपुट बिल्कुल 0 आती है। ये बात जो है ये आइडियल है। प्रैक्टिकली कहते हैं कि जो हमारी डिफरेंशियल इनपुट है इसकी जो डिफरेंशियल इनपुट जब देते हैं हम, तो उसकी आउटपुट हमारे पास जो है वो तो बहुत ज़बरदस्त आती है। लेकिन कॉमन मोड्स की जो रिजेक्शन होती है ये बिल्कुल 0 नहीं करती। ये क्या करती है कि उसको मिनिमाइज कर देती है, लेकिन बिल्कुल 0 नहीं करती। यानी उसका जो इनपुट्स दी जाती है उसका गेन लेस देन 1 होता है, और फर्ज करें 0.5 गेन है, इसका मतलब है कि जो इनपुट जो नॉइज़ का सिग्नल दिया गया था इनपुट्स पे वो एंड पे आधा रह गया है, या अगर कहें कि 0.33% आप कहें 1/3 रह गया है, या उससे भी कम हो सकता है। लेकिन आइडियली 0 हो सकता है, एक्चुअली वो बिल्कुल 0 नहीं होता। तो अब कोई भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर वो डिफरेंशियल इनपुट को कितना एम्पलीफाई करता है और कॉमन मोड को कितना रिजेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि दोनों को मिला के हमने आउटपुट को इस्तेमाल करना है। हमें जब एंड पे आउटपुट मिलती है तो हम देखते हैं कि इसमें एक्चुअल सिग्नल कितना ज़्यादा एम्पलीफाई हुआ है और नॉइज़ कितनी कम है, नॉइज़ कितनी, यानी नॉइज़ से मुराद कॉमन मोड कितना जो है वो रिजेक्ट हुआ है। तो ये दोनों मिला के हमारी आउटपुट रिजल्टेंट बनती है। तो जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर कॉमन देखते हैं कि दोनों में यानी कितना ज़्यादा रिजेक्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंशियल इनपुट, और डिफरेंशियल को कितना एम्पलीफाई करता है और दूसरे को कितना रिजेक्ट करता है। ये बेसिकली दोनों के माबेन एक रेशो है, और हम ये कहें ये इस रेशो को जो है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और इसको कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो कहते हैं, CMRR। और इसको बारे में कहा जाता है कि ये इक्वल है, ये देखें AVD/ACM, ये क्या है बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ए है एम्पलीफिकेशन यानी आउटपुट वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, तो ये वोल्टेज एम्पलीफिकेशन ऑफ डी यानी वोल्टेज एम्पलीफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इनपुट। ये वो इनपुट है जो हमने अपनी मर्जी से एम्पलीफाई करवाना चाहते हैं, हमने इनपुट पे दी है। तो डिफरेंशियल इनपुट से मुराद वो इनपुट है जो सिग्नल्स हमने आउट ऑफ फेज करके दिए हुए हैं, ये हमारी मर्जी के सिग्नल हैं, ये हम चाहते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। और डिवाइड किया हमने किसको, एम्पलीफिकेशन ऑफ कॉमन मोड, यानी कॉमन मोड कितना एम्पलीफाई हुआ है। एक्चुअली कॉमन मोड को एम्पलीफाई नहीं होना चाहिए, उसको 0 हो जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन 0 ना भी हो। अब यहाँ से देख सकते हैं कि कॉमन मोड की जो रिजेक्शन है इसकी एम्पलीफिकेशन जितनी थोड़ी होगी, तो आप देखें ओ वाला ये रेशो जो है ये इक्वेशन में वैल्यू हमारे पास बेहतर आएगी, ये वैल्यू नीचे जितनी भी डिनोमिनेटर में बड़ी होती जाएगी उतनी ही हमारे पास ओवरऑल अफेक्टेड वैल्यू जो है वो रिजल्टेंट वैल्यू कमज़ोर पड़ जाएगी, ठीक है। तो लिहाजा हमारी कोशिश ये होगी कि हमारी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और वो ज़्यादा ऐसे हो सकती है कि वो डिफरेंशियल इनपुट्स पे जो एम्पलीफिकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा करवाए और कॉमन मोड को ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट करे, उसकी एम्पलीफिकेशन कम से कम हो, लिहाजा उसका गेन जो है वो डिफरेंशियल का गेन ज़्यादा हो और कॉमन मोड का गेन कम से कम हो, ताकि हमारी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो ज़्यादा से आए। वो कहते थे हायर द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो
द बेटर, जितनी ज़्यादा होगी उतनी बेहतरी है, उतनी अच्छी बात है। अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ CMRR मीन्स दैट द डिफरेंशियल गेन जो है हमारा AVG इज हाई एंड द कॉमन मोड गेन ACM इज लो। वही बात बयान की है जो मैंने अभी बयान की है। और अगर हम ये CMRR को जो है वो मालूम करना चाहें किस शक्ल में, वो डीबीज में कैलकुलेट करना चाहें, डेसिबल्स में करना चाहें, तो वही पुराना तरीका है। ये भी बेसिकली गेन की रेशो है, तो लिहाजा आप इसी रेशो का जो जवाब है उसको लॉग ले लें और उसको 20 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास CMMR जो है वो डीबीज में आ जाएगी। आई होप कि आप कॉमन मोड को समझे होंगे और ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर को समझे होंगे, उसके सिंगल इनपुट और उसको डिफरेंशियल इनपुट्स और उसके CM यानी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। आई होप कि आपको बेहतर समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल 6.13 भी आप ज़रूर करें और इसके बाद आप देख सकते हैं कि वो इसने एक बात की है, हम इसको भी बयान कर देते हैं। एक कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ऑफ 10,000 means that the desired input signal differential is amplified 10,000 times more than the unwanted noise। तो अगर फर्ज करें जवाब 10,000 आता है, जो कि बेसिकली कहाँ से आया है, इस एग्जाम्पल में आया है, ये एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ 10,000 को बाद में डीबीज में कन्वर्ट किया है तो वो 80 dB बन गया है। तो देखें कितना अच्छी वैल्यू देखने को लगती है ये इसकी निस्बत। तो 10,000 का मतलब ये है कि डिफरेंशियल गेन जो है वो इसकी निस्बत 10,000 गुना जो है वो एम्पलीफाई हुआ है। ठीक है, अब ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इसके तमाम लेक्चर्स जो हैं वो अब आपके पास दस्तयाब हैं और आप इसके एंड प्रॉब्लम्स करें, इसको ट्रबल शूट करें, इसके प्रैक्टिकल्स को जो है ना वर्क बेंच पे भी करें, लैब में भी करें। और आपको कोई भी किसी भी मामले में अगर समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट करें, मुझसे बात करें, तो इंशाल्लाह सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।